हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल फार्मा साइंस में। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट वाइज क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। तो इसमें हम लोग देखेंगे हर एक सब्जेक्ट का, उसमें यूनिट वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे एग्जाम के लिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और उसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड में यूनिट फर्स्ट के हमारे कौन कौन से 2 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। उसको हम लोग देखेंगे और उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में हमें बेसिकली क्या है, इसमें देख लेते हैं क्या इसमें टॉपिक है यूनिट फर्स्ट में, जो कि हमें हम लोगों ने पढ़ा है या हमें पढ़ना है, जैसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। तो इसमें जो है एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स हैं, H1 एंटागोनिस्ट है, H2 एंटागोनिस्ट है, गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, अल्काइलेटिंग एजेंट है, एंटी मेटाबोलाइट्स है, एंटीबायोटिक है, प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, मिसलेनियस है। ये सब हमारे जैसे एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स मेनली और एंटी हिस्टामिनिक एजेंट 2 टाइप्स के हैं। तो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स में H1 एंटागोनिस्ट, H2 एंटागोनिस्ट है, गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, एंड एंटी नियोप्लास्टिक में हमारा अल्काइलेटिंग एजेंट हो गया, एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटीबायोटिक, प्लांट प्रोडक्ट एंड मिसलेनियस हो गया। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे आज यूनिट फर्स्ट, जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड का है, बी फॉर्म फिफ्थ सेमेस्टर के लिए है। तो इसमें जो 2 नंबर के क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं इस यूनिट से, तो उसको हम देखेंगे और उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या है, क्या बन सकता है, ड्रा द एनी 2 स्ट्रक्चर ऑफ एंटी मेटाबोलाइट्स एंड राइट द यूज्ड एज एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। मतलब इसमें क्वेश्चन हमको पहले कोई भी क्वेश्चन हो, पहले क्वेश्चन हमको समझना है, उसके बाद उसका आंसर लिखना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो है हमारे माइंड में कुछ और चल रहा होता है, हम क्वेश्चन तो कुछ दूसरा होता है, तो उसका आंसर हम कभी कभी दूसरा लिख देते हैं। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ड्रा द एनी 2 स्ट्रक्चर ऑफ एंटी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो एंटी मेटाबोलाइट्स कौन सी क्लास की ड्रग थी, तो इसमें एंटी नियोप्लास्टिक में हमने पढ़ा था एंटी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो एंटी मेटाबोलाइट्स की हमें 2 स्ट्रक्चर बनाने हैं, जो ड्रग्स हैं उसमें उसका 2 स्ट्रक्चर बनाना है और उसका यूज लिखना है कि हम उसको एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट में किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो ड्रग है तो इसमें मर्केप्टोप्यूरिन हो गया, मेथोट्रेक्सेट हो गया। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं मर्केप्टोप्यूरिन और मेथोट्रेक्सेट का। ठीक है, तो मर्केप्टोप्यूरिन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पे पायरिमिडीन रिंग है, यहाँ पे थायो ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, तब इसको देख के इसको बना सकते हैं। मेथोट्रेक्सेट में क्या है, इसमें भी पायरिमिडीन रिंग है, इसके साथ अमीनो ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे। फिर इसके पास एक लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन में क्या है कि बेंजिल ग्रुप है, फिर कार्बन है, कार्बन के साथ फिर से यहाँ पे अमीनो ग्रुप लगा है, फिर यहाँ पे कार्बन के साथ CH2 एंड एक हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख के बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। और इसमें और क्या पूछा था, इसमें पूछा था इसने कि ड्रा द नीड टू स्ट्रक्चर एंड इसका यूजेस भी, नियोप्लास्टिक एजेंट में कैसे यूज करते हैं, इसका यूज हमें लिखना है। तो इसका यूज देख लेते हैं। यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया, यूज टू ट्रीट द लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। ठीक है, तो इसमें मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया होता है, इसमें यूज कर सकते हैं इसको। लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकोमिया में भी इसका यूज कर सकते हैं, और इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, इसका यूज हम कर सकते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट के रूप में, इसका यूज हम करते हैं। और इसको हम ब्रेस्ट कैंसर या फिर नेक एंड लंग कैंसर के को दूर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए इसका हम यूज कर सकते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन था, ड्रा द एनी 2 स्ट्रक्चर ऑफ एंटी मेटाबोलाइट्स एंड राइट द यूज एज एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 2 नंबर के कौन कौन से इसमें कौन सा बन सकता है। तो इसमें अगला क्वेश्चन है जो डिफाइन एंटाहिस्टामिनिक एजेंट विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसमें हमें एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में बताना है, उसका एग्जाम्पल हमें बताना है। तो इसमें लिख सकते हैं दीज आर द दोज एजेंट्स और ड्रग विच इनहिबिट द एक्शन ऑफ हिस्टामिन इन आवर बॉडी। ये क्या करते हैं, हमारे एलर्जिक कंडीशंस को इनहिबिट करते हैं, या फिर हमारे जो हिस्टामाइन का एक्शन होता है हमारी बॉडी में उसको जो है इनहिबिट करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, डाइफेनेड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड। तो इसका एग्जाम्पल हमें भी लिखना था, तो इसमें डाइफेनेड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड हो गया। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हो गया, इसमें 2 बेंजिल ग्रुप हो गया इसमें, और एक एथिलीन ब्रिज हो गया, फिर अमीनो ग्रुप हो गया, अमीनो ग्रुप के साथ मेथिल ग्रुप हो गया, और इसके बाद इनटू HCl यानी हाइड्रोक्लोराइड हो गया। ठीक है, तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल लिखते हैं उसका साथ हम स्ट्रक्चर भी बना देते हैं, तो उसमें और बढ़िया हमें मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री में बेसिकली डिफरेंस यही होता है कि हमें फार्माकोलॉजी में केवल नाम लिखना रहता है, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिखना रहता है, और जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है इसमें स्ट्रक्चर बनाना रहता है। ठीक है, तो इसमें हम एग्जाम्पल के साथ साथ इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं एग्जाम में। तो ये हमारा हो गया एंटी हिस्टामिनिक एजेंट और उसका एग्जाम्पल। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं।
जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका और एग्जांपल है ट्राइप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। तो इसका ट्राइप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड का भी स्ट्रक्चर एक पहले हमारा जो होता है नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, वैसे में हम मॉडिफिकेशन करते हैं तो हमारा और भी ड्रग्स बनते चले जाते हैं, ठीक है। तो हमारा पहले था ये हमारा हो गया ट्राइप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड, तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसका प्रोमेथाजिन हाइड्रोक्लोराइड, इसका भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। फिनोथायाजिन डेरिवेटिव्स ये हैं प्रोमेथाजिन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये हमारे हो गए एंटीहिस्टामिनिक्स एजेंट और उसके एग्जाम्पल। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। तो जो एंटी मेटाबोलाइट्स होती हैं हमारे एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट में, एंटी कैंसर ड्रग में एंटी मेटाबोलाइट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, कैसे वर्क करते हैं, कैसे एक्शन अपना शो करते हैं, उसको हमें लिखना है, ठीक है। तो इसको हम देखते चलेंगे, समझते चलेंगे। तो इसमें एंटी मेटाबोलाइट्स आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू द नॉर्मल कंपाउंड दैट एग्जिस्ट विद इन द सेल। तो ये नॉर्मल कंपाउंड होते हैं, रिलेटेड होते हैं उससे, जो हमारे सेल में पाए जाते हैं। एंटी मेटाबोलाइट जनरली इंटरफेयर विद द अवेलेबिलिटी ऑफ नॉर्मल प्यूरिन और पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड प्रिकर्सर, ठीक है। तो ये कहाँ पे एक्ट करते हैं, जनरली किससे इंटरफेयर करते हैं, जो हमारे पायरिमिडीन और प्यूरिन की अवेलेबिलिटी होती है हमारे न्यूक्लियोटाइड प्रिकर्सर में, वहां पे ये क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। या फिर ये इनहिबिट कर देते हैं किसके, सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। कौन से सिंथेसिस को, डीएनए और आरएनए सिंथेसिस में ये कंपेटिंग नहीं कर पाते हैं, उसको सिंथेसिस को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दो प्रकार से वर्क कर सकता है। जैसे ये इंटरफेयर करते हैं पायरिमिडीन या प्यूरिन बेसेस पे, उसको जो जो हमारा पायरिमिडीन और प्यूरिन की बेस जो इसमें बेस पाया जाता है उसको मिसमैच कर देते हैं, ठीक है। तो इसका जो सिंथेसिस फर्दर नहीं हो पाता है, जिससे अपना एक्शन शो करते हैं। दियर मैक्सिमल साइटोटॉक्सिक इफेक्ट आर इन 5 फेज, ठीक है। तो इसमें 5वें फेज पे जो नाइट्रोजन बेस के 5वें फेज पे इसका जो है साइटोटॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं, जिससे इसका जो है सेल साइकिल सेल ग्रोथ नहीं हो पाता है, जो हमारे एंटी कैंसर ड्रग में यूज की जाती है। क्योंकि कैंसर में क्या होता है कि सेल की अनकंट्रोल्ड जो है ग्रोथ होती रहती है, तो इसमें जो है ट्यूमर कॉज हो सकता है या इसमें कैंसर कॉज हो सकता है। तो ये हमारा एंटी मेटाबोलाइट्स हो गया, हमारे जो एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट में इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने देख लिया। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इसमें ड्रा द स्ट्रक्चर एंड राइट द यूजेस ऑफ डाइफेनिड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। तो इसमें डाइफेनिड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर हमें बनाना है, उसका यूज लिखना है। तो इसमें हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें देख सकते हैं दो यहाँ पे फेनिल ग्रुप लगा हुआ है, बेंजिल ग्रुप कह सकते हैं इसको। तो इसके साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, फिर ऑक्सीजन है, फिर इसमें एक एथिलीन ब्रिज है, इसमें CH2 है। उसके बाद यहाँ पे अमीनो ग्रुप लगा हुआ है एंड HCl। तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया, इसको हम देख के आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। डाइफेनिड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड जो कॉमन ड्रग है, हमारे सिंथेसिस भी है हमारे सिलेबस में इसका, डाइफेनिड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड का। तो इसका स्ट्रक्चर हमें लिखना है, इसका यूज लिखना है। स्ट्रक्चर हमने देख लिया, अब इसका यूज देखते हैं, कहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है डाइफेनिड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड इज यूज्ड टू ट्रीट एलर्जिक कंडीशन लाइक पेन, कॉमन कोल्ड, रैशेस, वाटरी आई, कफ, रनी नोज एंड स्नीजिंग, ठीक है। तो इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, इसका यूज में जो कॉमन जो होता है एलर्जिक कंडीशन होती है, जैसे में पेन हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, रैशेस हो गए, वाटरी आई हो गया, कफ हो गया, रनी नोज, इन सब में हम इसका यूज करते हैं। जो हमारे एलर्जिक कंडीशंस होती हैं, एलर्जी से जो हमें थोड़ी कॉमन डिजीज कॉज होती हैं, उसके ट्रीटमेंट में हम इसका यूज करते हैं, डाइफेनिड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड का, ठीक है। और इसमें क्या लिखते हैं, इट इजिली क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। BBB का मतलब क्या हुआ, ब्लड ब्रेन बैरियर। सो इट कॉज सेडेशन एंड यूज टू रिलैक्स एंड फॉल एस्लीप, ठीक है। ये हमारा इंसोम्निया, जिसको नींद नहीं आती है, उसके केस में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को आसानी से क्रॉस कर सकते हैं, तो इस सेडेशन कॉज कराते हैं, ठीक है। तो इसका हम यूज कर सकते हैं स्लीप के हेल्प में भी, जैसे हम इसको इंसोम्निया में इसका यूज कर सकते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया डाइफेनिड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड का, और जो है उसका हमारा यूजेस भी हो गया इसमें। अब अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन इसमें राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेथोट्रेक्सेट, ठीक है। तो मेथोट्रेक्सेट का हमें जो क्या लिखना है, इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, ठीक है। तो एंटी मेटाबोलाइट्स है, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, मतलब इसको कैंसर की थेरेपी में यूज कर सकते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स के रूप में। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पे लिखा गया, बहुत ही सिंपल वर्ड में आसानी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले हम समझते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता क्या है मेथोट्रेक्सेट का, ठीक है। तो मेथोट्रेक्सेट को समझने से पहले हम समझेंगे कि एंटी मेटाबोलाइट्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, फिर मेथोट्रेक्सेट कहाँ पे एक्ट करता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो फोलिक एसिड से क्या बनता है, THF, TH का मतलब टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, ठीक है। फॉलिक एसिड से बनता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, किसके प्रेजेंस में बनता है,
तो ये बनता है डीहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम होता है डीहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस, इसके हम DFR भी कह सकते हैं, ठीक है। फोलिक एसिड से बनता है हमारा टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, इसके प्रेजेंस में डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस के प्रेजेंस में, ठीक है। तो THF का वर्क क्या होता है, ये नेसेसरी होता है, किस लिए आवश्यक होता है, नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन, थाइमिडीन एंड सम अमीनो एसिड्स। तो ये कहाँ पे आवश्यक होता है, इसका आवश्यकता होती है, तो ये सिंथेसिस प्यूरिन्स के सिंथेसिस में, थाइमीन या फिर थाइमिडीन या फिर अमीनो एसिड्स के सिंथेसिस में इसका यूज होता है या नेसेसरी होता है, जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें मेथोट्रेक्सेट कैसे एक्ट करता है। तो मेथोट्रेक्सेट क्या करता है कि इनहिबिट कर देता है, किसको इनहिबिट करता है, रोक देता है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम को ही रोक देता है, ठीक है। तो जब डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम रुक जाएगा तो फोलिक एसिड का कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, किसमें, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में। जब टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्जन नहीं होगा तो इसकी सिंथेसिस रुक जाएगी, ठीक है, प्यूरिन्स एंड थाइमिडीन में। और हमको एंटीनियोप्लास्टिक में लेना क्या है, कैंसर में क्या करना है, हमको उसके सेल ग्रोथ को ही रुकना है। तो जब सिंथेसिस रुक जाएगी तो डीएनए नहीं बनेगा, डीएनए नहीं बनेगा तो न्यूक्लियस नहीं बनेगा, फिर इसमें फर्दर जो है सेल डिवीजन नहीं होगा, तो इसमें नए सेल का निर्माण नहीं होगा, फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट से एज ए इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिक सिंपल मैकेनिज्म है, एक बार फिर से देख लीजिए। फोलिक एसिड का कन्वर्जन होता है किसमें, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में, किसके प्रेजेंस में, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस के प्रेजेंस में। और ये क्या क्यों आवश्यक होता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, तो ये आवश्यक होता है हमारे प्यूरिन्स के सिंथेसिस में, ठीक है। तो मेथोट्रेक्सेट क्या करता है, ये डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिससे कि टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बन पाता है और इसकी फर्दर सिंथेसिस जो है रुक जाती है, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली एक सिंपल लाइन में इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेथोट्रेक्सेट जो है यहाँ पे खत्म होता है। अगला जो क्वेश्चन इसमें बन सकता है यूनिट फर्स्ट में कि राइट अबाउट द PPI विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो PPI क्या है, PPI का मतलब पहले हम इसको करते हैं, फिर उसके बाद में इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका शॉर्ट में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देख लेंगे। तो ये हमारा शॉर्ट आंसर 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं PPI क्या है, ठीक है। तो PPI का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। PPI का मतलब होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। आपको डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है कि राइट अबाउट द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, या फिर PPI के नाम से पूछता है तो भी आप इसको लिख सकते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक है। तो इसमें इसका ये होता क्या है, द ड्रग विच इनहिबिट द गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप एंड रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इज कॉल्ड द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो गैस्ट्रिक एसिड है उसके फॉर्मेशन को ये बंद कर देता है। कैसे बंद करता है, ये गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप जो होते हैं हमारे स्टमक में जो पैराइटल सेल पे बेसिकली पाए जाते हैं, उसको क्या करता है, प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देता है, जिससे कि हमारा जो गैस का फॉर्मेशन है वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हमारे एंटीहिस्टामिनिक एजेंट में होते हैं, एंटीहिस्टामिनिक एजेंट होते हैं ये भी एक प्रकार से। तो इसमें देख लेते हैं जो पैराइटल सेल होता है उसमें हमारा रिसेप्टर पाया जाता है, H2 रिसेप्टर पाया जाता है, गैस्ट्रिन पाया जाता है, स्टाइलकोलिन पाया जाता है, ठीक है। तो H2 से रिसेप्टर से जब बाइंड होता है तो इसमें ATP का MP कन्वर्जन होता है, फिर इसमें प्रोटीन काइनेज होता है, फिर वो जाके PPI को यहाँ पे बाइंड करता है। और जो ड्रग होती है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, वो डायरेक्ट जाके कहाँ पे एक्ट करती है, प्रोटॉन पंप पे एक्ट करती है। प्रोटॉन पंप पे एक्ट करने के बाद इसको ब्लॉक कर देती है। जो ब्लॉक हो जाता है तो इसका फॉर्मेशन जो है इसका जो है रुक जाता है, किसका, गैस्ट्रिक एसिड का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के बारे में हमने देख लिया। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है ओमिप्राजोल है, लैंसोप्राजोल है, रेबिप्राजोल है, पेंटोप्राजोल है, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर भी हम बना सकते हैं देख के, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 2 नंबर के क्वेश्चन थे यूनिट फर्स्ट से, जो कि हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसको हमने देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इसका जो है लॉन्ग क्वेश्चन लेके यूनिट फर्स्ट का लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं उसका सॉल्यूशन के साथ हम मिलते हैं, उसके सार, सिंथेसिस और जो भी इसमें बन सकता है उसके बाद उसको लेके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उसको। तब तक के लिए